अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज हम बात करने वाले हैं सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैं सब ब्रांचेस इसे क्यों कह रही हूँ, बेसिकली मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, हम जिसको क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके ब्रांचेस निकले हुए हैं जो कि जूलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। इसके सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, इसके क्या हैं, सब ब्रांचेस हैं। अब हम इसमें भी और चीज़ों को स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, तो इसको हम कह रहे हैं सब ब्रांचेस। अब सब ब्रांचेस क्या है? मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें जो है हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, कोई भी लिविंग थिंग है, सही है, और फंक्शंस, और साथ साथ सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में स्टडी नहीं करते, हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी स्टडी करते हैं। मतलब कि उसका हमारी जो है जो लाइफ है या लिविंग थिंग है उससे क्या लिंक है, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं, सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में स्टडी नहीं करते। मैंने बायोलॉजी के डेफिनेशन में ही समझाया है कि लाइफ मीनिंग है सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में स्टडी नहीं करना। अब लाइफ से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हैं वो उन सब को हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसकी सब ब्रांचेस हैं। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग दिस 20th सेंचुरी हैज़ लेड टू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज। सबसे पहले जो है मॉर्फोलॉजी है। अब मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक इंसान है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसकी मॉर्फोलॉजी करो, तो आप जो है उसकी मॉर्फोलॉजी इस तरह से करोगे। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, ठीक है, बाहर की तरफ। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। तो हम जो चीज़ें फिज़िकली देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं बिना कट किए, उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लाइक हमारे पास आइज़ है, हैंड, फीट, ठीक है, नोज़। कोई भी इंसान है उसके टेक्सचर के बारे में बता रहे, कॉम्प्लेक्शन के बारे में बता रहे हैं, या कोई प्लांट है, लीव है, फ्लावर है, रोज़ है, रोज़ में डिफ्रेंशिएट करें, हमारे पास 3-4 तरह के हैं, तो उसकी मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे? उसके कलर के बारे में बताएंगे। अब है एनाटमी, ठीक है। एनाटमी में जो है हम बेसिकली इसके अपोजिट होता है मॉर्फोलॉजी के। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन एनाटमी जो है इसके अपोजिट है इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब कि बाहर की तरफ जो हम स्टडी कर रहे थे किसी भी स्ट्रक्चर की, अगर हम ज़ाहिर की बात करें, मतलब वो किस तरह का दिख रहा है, तो हम इसको मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरनल फीचर की बात करें कि इंटरनल बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। मतलब ये कि हमारे पास कोई ऑर्गन है, या मैं लेग की एग्जांपल लूँ, ठीक है, ये थोड़ा बुरा सा बन गया। अगर मैं इसको कट करती हूँ, ठीक है, जब कट मैं करूँगी तो हमें क्या चीज़ें दिखेंगी? वेन्स दिखेंगी, ब्लड वेजल्स दिखेंगे, मसल्स दिखेंगे, बोन्स दिखेंगे। तो किस तरह से दिख रहे हैं? ये कटिंग के थ्रू दिख रहे हैं, और इसकी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मैं लीफ की बात करूँ तो इसके जो है, इसमें भी जो है हमें टिश्यूज़ वगैरह दिखेंगे। प्लांट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, और हम इसको किस तरह से देख रहे हैं? बाय द कटिंग, ठीक है, हम कट करके ही उसको देख रहे हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एनाटमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी को। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है उनका? सेल है। बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। अब सेल के ऑर्गेनल के बारे में स्टडी करना, या सेल के बारे में स्टडी करना, सेल ऑर्गेनल बेसिकली होता क्या है? ये हमारे पास सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ये तमाम चीज़ों के बारे में, इसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या कंपोजिशन है, किस चीज़ से ये बना है,
क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है या साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स क्या होता है, हिस्टोमिन होता है टिश्यू, ठीक है। हिस्टोमिन क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्लांट के टिश्यू के बारे में, एनिमल के टिश्यू के बारे में। अब ये टिश्यू क्या है, बेसिकली सिमिलर सेल्स, दो या दो से ज़ायद सेल्स मिलके, एक जैसे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। हर टिश्यू का अपना अपना एक फंक्शन होता है और ये डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके क्या बना रहे होते हैं, ऑर्गन बना रहे होते हैं। लाइक हार्ट है, स्टमक है और लिवर है, ये तमाम चीज़ें जो है डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर क्या बना रही होती हैं, ऑर्गन बना रही होती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजिक्स से निकला। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, ठीक है। नेचर किस चीज़ के बारे में स्टडी करना, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसका नेचर क्या है। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ मतलब नेचर क्या है, किस तरह का वो बिहेव कर रहा है। क्या अगर मैं गाय की बात करूं, वो क्या इंसान की तरफ बिहेव करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो घास खाता है, इंसान का खुराक अलग है, तो उसके सोने का स्टाइल अलग है। ये बेसिकली उसके जो है नेचर के बारे में स्टडी करना है। तो नेचर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सिस से निकला है, ठीक है। ये भी ग्रीक वर्ड है। अच्छा, एग्ज़ाम में ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। नोमोस मतलब नेम, नोमी मतलब नेम। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। टैक्सिस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि दो तरह की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये बहुत सारे मौजूद हैं और अब एक साथ हैं, ठीक है। इनको देखकर एक दूसरे को मैच करना कि इसका बिहेवियर इससे मिल रहा है, इसका बिहेवियर इससे मिल रहा है, दोनों को सेपरेट करना, दोनों को अरेंज करना एक जगह पे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। अब इसकी बिहेवियर को देखकर क्या इसकी नेमिंग करना। जैसे कि अगर मैं शेर की बात करूं तो वो क्या खाता है, गोश्त खा रहे होते हैं। और अगर मैं एक गाय की बात करूं या हॉर्स की बात करूं तो ये सारे क्या खा रहे होते हैं, घास खा रहे होते हैं। ये तो इस बेस पे हम इसको कहते हैं हर्बीवोरस, एक को हम कहते हैं शेर को कार्निवोरस कहते हैं। क्यों, ये सारे गोश्त खा रहे होते हैं। तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, इसको दर्जा बंदी दी है कि जितने भी कार्निवोरस होंगे, गोश्त खोर होंगे, वो किस में आ जाएंगे, जितने भी गोश्तखोर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे हम उसको कार्निवोरस कहेंगे, और जितने भी हर्ब्स खाते होंगे उसको हर्बीवोरस कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। अगर मैं आपको केमिस्ट्री के हवाले से एग्जांपल दूं तो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें भी क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है। मैंने नॉन मेटल को अलग रखा गया, मेटल्स को अलग रखा गया। क्यों, कि ये देखकर कि किसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है उसको एक साथ रखा गया है। नॉन मेटल जितने हैं उसको एक साथ रखा गया है क्योंकि इनमें जो है सिमिलैरिटीज़ थी। इस बिहाफ जो है हमने ग्रुपिंग की, उसकी क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड निकला है जेनेसिस से, और बेसिकली हम इसमें जो है जीन की स्टडी करते हैं। किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, वो चीज़ें जो हमें विरासत से मिल रही हों, मतलब हमें जो चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिल रही हों, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये कि अब जो भी खुसूसियात है, ठीक है, हमारे अंदर, हमारा कॉम्प्लेक्शंस जो भी है, कलर, स्किन कलर है, हमारी हाइट जो है, या कह सकते हैं हमारी आँखें, बाल, ये तमाम चीज़ें जो है हमें, ये तमाम खुसूसियात हमें किससे मिल रही होती हैं, हमारे पेरेंट्स से मिल रही होती हैं। तो और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली जो है ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को वो बीमारी है तो वो बीमारी ट्रांसफ़र हो रही होती है बच्चों में। इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हम एम्ब्रायन का मतलब क्या होता है, एम्ब्रायो।
एम्ब्रायो बेसिकली हम किसको कहते हैं, एग को कह सकते हैं, ठीक है। एग को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। अब ये एग किस तरह से बन रहा होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है, मियोसिस के प्रोसेस में जो है मेल और फीमेल से गैमेट्स आ रहे होते हैं। दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक होता है स्पर्म, एक होता है ओवा। ओवा जो है फीमेल से आ रहे होते हैं, स्पर्म जो है मेल से आ रहे होते हैं। ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या बना रहे होते हैं, जाइगोट बना रहे होते हैं। जाइगोट के बाद जो है इसमें डेवलपमेंट जो आती है, मतलब मैंने बात की है एम्ब्रायो की। जाइगोट जो है एम्ब्रायो बना रहा होता है, ये एक सिंपल सेल होता है। फिर इसमें जो है मल्टीप्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। जब ये मल्टीप्लिकेशंस होती हैं तो ये डेवलपमेंट हो रही होती हैं, इसमें चेंजेस आ रही होती हैं। इस चेंजेस को हम जो है किस में स्टडी कर रहे होते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब ये एम्ब्रायो क्या होता है, कम्प्लीटली डेवलप्ड होके क्या बना रहा होता है, बेबी बना रहा होता है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, या तो हम चिकन की बात करें, चूज़े की बात करें, इंसान की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो प्रोसेस हो रहा होता है बेसिकली इसी तरह से होता है कि दो गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं जो कि जाइगोट बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो उसमें डेवलपमेंट आ रही होती हैं वो एम्ब्रायो, और उसके बाद फर्दर जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो तैयार हो रहा होता है। इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें लिखा हुआ भी है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, बेसिकली एनवायरनमेंट से हमारे माहौल के बारे में स्टडी करना। अब माहौल से रिलेटेड क्या बातें हैं, मतलब कि हमारा और एनवायरनमेंट का आपस में क्या लिंक है। हमारे इकोसिस्टम, जो हमारा एक इकोसिस्टम है, जैसे एक लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ इसका क्या लिंक है। अब नॉन लिविंग थिंग में मैं वाटर की बात करती हूँ, और वाटर में लिविंग थिंग भी रहते हैं, जैसे फ़िश वगैरह हैं, जितने भी हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रह रहे होते हैं। तो इसका लिंक है, ये विदाउट वाटर सरवाइव नहीं कर सकते। तो इन दोनों का आपस में लिंक है। हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग है। विदाउट ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। आपस में इन दोनों का क्या लिंक है, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी में हम जो है, पैलेंट का वर्ड ही किससे निकला है, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें कदीम, जो चीज़ें पहले हुआ करती थी अब नहीं हैं। हमें किस तरह से पता चलता है, उसकी एविडेंस मिलती है कि ये चीज़ें पहले हुआ करती थी। अब मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो हमें ये पता चलता है वहाँ की चीज़ों से कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने उस चीज़ों को दरियाफ्त किया, ठीक है, कि पहले ये चीज़ें हुआ करती थी। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले वहाँ पे व्हील का कॉन्सेप्ट ही मोहनजोदड़ो से आया। तो ये तमाम चीज़ें कि एंशियंट है, ये पहले ये लोग ये बनाते थे, फिर ये डेवलपमेंटल मतलब कि इसमें चेंजेस आना शुरू हो गए। तो वो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, मतलब कि हमें उसकी शहादतें मिले, एविडेंस मिले कि वो चीज़ अब मौजूद नहीं है। किस तरह से मिलती हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ये हर वक्त जो है ना डिफरेंट जगह पे खुदाई कर रहे होते हैं, ये चीज़ें ही सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे डिफरेंट तरह के बोन्स दिखे, इससे पता चला कि पहले के कुछ, अब इस तरह के बोन्स जो है अब नहीं दिखते। तो ये पता चला कि पहले इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, ठीक है, जो कि अब नहीं है। इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, अब जो है नहीं हुआ करते। तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन of gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable character is called biotechnology। हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। अब ऐसा हो गया है कि बहुत सी चेंजेस आ गई हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं। हमारा काम जो है
आसान हो गया है। पहले कोई भी काम करने के लिए हमें अरसा लग जाता था, अब क्या होता है कि हमें वो काम मतलब कि घंटे में 2 घंटे में करके मिल जाता है, या कुछ मिनट में ही वो काम आसानी से हो जाता है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ इंसुलिन की, इंसुलिन बेसिकली होता क्या है, ये हमारी बॉडी में जो है एज अ केमिकल काम कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे लीवर तक जो है ग्लूकोज को पहुंचाना, ठीक है। ये हमारे लीवर के वॉल में मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है कि ग्लूकोज जो आता है उसको एंटर करवाना लीवर में, और साथ साथ हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल जो है उसको क्या करना, मॉडरेट रखना, मतलब बराबर रखना, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन जैसे ही अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो है एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। इस तरह के पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। अब सुना होगा कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं वो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इंसुलिन अब ऐसा हो गया है कि दुनिया में ज़्यादातर जो है डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डायबिटिक पेशेंट की है। तो अब ये इंसुलिन इतना सारा लाया कहाँ से जाए? पहले के वक्त में ये होता था कि पिग के ज़रिए जो है ना इस इंसुलिन को तैयार करवाया जाता था। अब इतने ज़्यादा कम्युनिटी में पिग को लाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ये बहुत लंबा एक प्रोसेस भी हो जाता था, और इस तरह से जो पिग हैं उसकी कम्युनिटी जो है कम पे कम होती जा रही थी। तो क्या किया, अब बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज़म है जो कि इसमें इसकी ग्रोथ जो है ना, या मल्टीप्लिकेशन बहुत स्पीड से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या किया, इसके पास होता है डीएनए और साथ साथ प्लाज्मिड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड जो है क्या करते हैं, इसमें जीन को इंसर्ट करवाते हैं, इंसान के इंसुलिन के जीन को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन वैसे ही कॉपी बनाना शुरू कर देता है। अब ये क्या, जितनी भी कॉपी बनाएगा वो क्या होगी, इंसुलिन की कॉपी होगी जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अब यही इंसुलिन जो है इंजेक्ट कर रहे होते हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो ये सारा काम किसके ज़रिए हो रहा है, टेक्निक के ज़रिए हो रहा है। इससे क्या हमारे लिए आसानी आ गई है। तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो हमारे जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दूँ तो इंसानों के साथ बिहेवियर, ठीक है, या उसका जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जानवरों के साथ जो बिहेवियर है उस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है लास्ट जो ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का वर्ड निकला है पैरासाइट से। पैरासाइट का मतलब होता है कि पैरासाइट किसको कहते हैं हम, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरी बॉडी में जाकर, ठीक है, सर्वाइव कर रहे होते हैं, लाइफ एक्सपेंड कर रहे होते हैं, और उस बॉडी को साथ साथ हार्म पहुंचा रहे होते हैं, खाना भी उससे लेते हैं और साथ साथ उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें, और तमाम जो पिछले लेक्चर्स हैं उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोटिफिकेशंस जो है उसके लिए आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस जो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।